द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, अच्छा द एक्शन ऑफ फॉर स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम मोशन। ठीक है, आप लोग सब लोग सही हो पर आधे सही हो। ठीक है, फोर्स कोई और ट्राई करना चाहेगा? पुश और पुल ऑन अ बॉडी, पुश और पुल अप्लाइड ऑन इन द बॉडी विच कैन चेंज द शेप डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अच्छा, पुश और पुल अपॉन अ बॉडी। ठीक है, चलो मैं सब लोग आप लोग थोड़ा थोड़ा ठीक हो। देखो फोर्स मैं बताता हूँ अब। देखो फोर्स क्या होता है, एक फिनोमिना होता है, ठीक, जिसको अगर तुम किसी बॉडी पे जब लगाओगे इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, तो बॉडी या तो मोशन में है तो वो रुक जाएगी, या मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी या कुछ भी चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज का फिनोमिना होता है, ठीक है, उसे फोर्स कहते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉडी उस फोर्स की वजह से मूव कर जाए, मोशन में आ जाए। ठीक है, एक कंडीशन है कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक, तो इसीलिए फोर्स पुश और पुल होता है। ठीक, फिनोमिना होता है एक पुश और पुल का, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक, जरूरी नहीं है हर बार कि मोशन में आ ही जाए। ठीक, सब लोग पुश और पुल कह रहे थे, तो मतलब उसकी बॉडी के ऊपर होना चाहिए, बॉडी के ऊपर लगना चाहिए पहली कंडीशन। ठीक है, क्या लगे? पुश और पुल लगे इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो, बॉडी मोशन में आ जाए या ना आए। स्टेट, इसका मोशन में आ जाए मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी, तीन कंडीशन, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाए और या नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है, पर हाँ उसकी अगर बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है तो हम फोर्स कहेंगे इस फिनोमिना को। ठीक, देखो क्या, a push or pull, which means when acted on a body produces a tendency a push or pull which when acted on a body, मतलब push और pull के फॉर्म में लगे, ठीक है, जब बॉडी पे लगे, produces a tendency to produce or stop or tend to stop the motion of body is called force। ठीक है, देखो पहला पुश और पुल के फॉर्म में लगे, किस पे लगे? बॉडी पे लगे, और उसके टेंडेंसी टू प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब एक ऐसा टेंडेंसी हो जिसकी वजह से बॉडी या तो स्टॉप हो जाए या फिर मोशन में है तो फिर उसका स्टेट चेंज हो जाए। ठीक, तो उसे हम फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देखो, कंसीडर अ बॉडी विच इज लाइंग ऑन अ प्लेन। ठीक, जैसे ये बॉडी अगर प्लेन सरफेस पे रखी हुई है, अगर फोर्स लगा जितना, अगर वो इस बॉडी के स्टेट को चेंज कर पाया, ठीक है, ए डैश से ए पे ले आया, इन द फॉर्म ऑफ क्या है ये? पुश। ठीक है, यहाँ पे पुश अप्लाई किया। ठीक है, अगर बॉडी के पीछे से फोर्स लग रहा होता है तो उसे पुश कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अगर इधर लगेगा इस साइड तो पुल कहेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के पीछे जो एक्टिंग फोर्स है वो पीछे होगा तो उसे पुश कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जो अप्लाइंग फोर्स है वो रहता है तो पुल, उस टाइम पुल कहते हैं। इन केस द बॉडी हैज मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यहां से ए से बी पे आ गई, ठीक है, तो उस केस में इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक, अब देखो ये पुश और फुल के फॉर्म में लगा था, बॉडी पे लगा था, और टेंडेंसी इस बॉडी को यहाँ से मूव करा दिया, तो इसे इसलिए फोर्स कहेंगे। आवाज सबको नहीं आ रही है या फिर अनुराग को दिक्कत है? आ रही है सर। आइए सर। ठीक है, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction। मतलब अगर जिस मोशन से, जिस स्पीड से मूव कर रही थी वो उसी स्पीड से मूव भी करती रहेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, until और unless अगर उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक, यहाँ पे तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस हो गया, देखो इस केस में देखो, जैसे पहला, अगर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब जैसे पत्थर ये रेस्ट पे रुका हुआ था तो ये यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि ये अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, इसमें मोशन नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। सपोज इस पे दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने लग गया, एक ये पर्सन और ये पर्सन, तो तब भी ये फोर्स लग रहा है इस केस में भी, पर बैलेंस हो गया, कट आउट हो गया, मतलब जितना इधर से लगा उतना ही इधर से भी लग गया।
तो उसकी वजह से ये अभी भी मोशन में नहीं आया। ठीक है, तो फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस का मतलब समझ में आया कि मतलब फोर्स अभी भी लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे था, उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, पर उसकी वजह से मोशन में नहीं आया, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग गया। ठीक है, तो उसकी वजह से मोशन में नहीं आया, पर यहाँ पे एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, क्योंकि इधर से सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स आया, तो इसकी वजह से ये मोशन में आ जाएगा। सब उसी तरह देखो, जैसे ये फुटबॉल होती है, ठीक है, अगर इसको खाली ग्राउंड सरफेस पे रखा है तो ये स्टे उसमें रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अगर वही हमने किक किया, ठीक है, अब अनबैलेंस्ड फोर्स आया ना इस पे, इस पर्सन के द्वारा अनबैलेंस्ड फोर्स आया, तो उसकी वजह से मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था यहाँ पे, कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी उसी स्पीड से, अनटिल अनलेस उस पे ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ऐसे मानो कि जैसे अगर कुछ ट्रेन जैसे चल रही होती है तो मोशन में ही रहती है ना, जब तक उस पर ब्रेक्स नहीं अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके मोशन को रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई किए गए थे, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक, अब इफेक्ट में मतलब मैंने देखो पहले बता दिया, उसका स्टेट चेंज करने के काम आती है। ठीक है, अभी तक जितना देखा, उसका स्टेट चेंज करेगी। बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, सेट इन मोशन विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब अगर रेस्ट पे है तो उसका फोर्स के लगाने की वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक, इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, इट कैन स्टॉप द बॉडी और मेक इट मूव्स फास्टर, मतलब अगर मोशन में है तो अगर एडिशनल फोर्स लग गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड और तेज हो सकती है। ठीक, और या फिर अगर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा, जैसे इन केस ऑफ कार हो गया, तो उसमें ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं ना ब्रेक्स, तो उसकी वजह से स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो स्टॉप करने के भी काम आता है। इट इज एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, अभी तक क्या बोला, हम दो चीजों पे बात कर रहे थे कि स्टेट अगर रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी या मूव मोर फास्टर करने के काम आता है। फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज कोई ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, अप्लाई हमने फोर्स इस डायरेक्शन में कर दिया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। इट में चेंज द साइज और शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ठीक, इट में बेंड और रोटेट द बॉडी अबाउट अ एक्सिस और अ पॉइंट। हाँ, लाइक इन क्रिकेट, ठीक, क्रिकेट बॉल मतलब जैसे थ्रो करते हैं तो अगर हाथ वाथ कुछ लगा दिया तो उसकी वजह से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे बैट है, बॉलर है, उसने बॉल किया थ्रो, इसकी डायरेक्शन ये थी, अब बैट्समैन किसी और डायरेक्शन में मार दिया, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इट में बेंड और रोटेट बॉडी अबाउट इट्स अ पॉइंट। ठीक है, पेन ये देखा होगा इस तरह से सर्कुलर। अब इस एक्सिस के अबाउट भी, अगर सर्कुलर बॉल है उसको ले लो ऐसे और रोटेट करो, तो एक एक्सिस के अबाउट भी हमने फोर्स लगा के रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, इट में प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस लाइक टेंसाइल, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन द बॉडी। इंटरनल मैंने फोर्सेस बताए थे ना, जब फोर्स लगता है तो बॉडी रेजिस्ट करती है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करती है, तो उस फोर्स का इफेक्ट ये भी होता है कि स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये किस बॉडी में होता है, रिजिड बॉडी में होता है, डिफॉर्मेबल बॉडीज में होता है? रिजिड बॉडी सर। हाँ, ठीक है, अभी ये चीज अगर रिजिड बॉडी है तो फिर वो ऐसा वो उसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। स्ट्रेसेस कब प्रोड्यूस होंगे, जब तुम किसी चीज को रेजिस्ट करोगे, रेजिस्ट तब करोगे जब तुम्हारे अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डिफॉर्मेबल बॉडीज की, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी डिफॉर्मेबल बॉडीज की होती है। अब प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी दो चीज क्लियर हो गई कि इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, दो चीज फोर्स की प्रॉपर्टी तो आपको पहले से ही क्लियर हो गई, ये इतनी तो मैंने समझाई थी आपको पहले। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द मेजर और टर्म्स
मतलब कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। जैसे 25 न्यूटन का हो गया, किलो न्यूटन का हो गया, ठीक, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक, अमाउंट हो गया। अब वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये दूसरी चीज होती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक। और इट इंडिकेट्स अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और इन इन एन एक्सिस, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है। अनामिका, सर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी सर। आप वेक्टर पुरानी क्वांटिटी क्लासेस सारी चेक कर लो, पुरानी क्लासेस एक बार आप वो करना, उसमें पता चल जाएगा। देखो सबकी सबको पता है, तो मतलब डिस्कस हुआ है क्लास में, ठीक। तो दो दो पॉइंट आपके तो यहाँ क्लियर हो गए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। मैग्नीट्यूड होगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लियर है। पहली चीज की फोर्स होता क्या है, अगर जब ये पता चल गया तो उसके बाद देखो दो पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब तीसरी चीज, तीसरी चीज ये कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक आपने आपको दो चीजें पता थी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब तीसरी चीज एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक। द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज स्पेसिफाइड, ठीक है। जब फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है ये भी चीज स्पेसिफाई होती है, ठीक है। और कि मतलब जैसे अगर बॉडी है, आपने ये बताया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे लग रहा है या फिर इस पॉइंट पे लग रहा है, आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक। अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मोशन अपवर्ड होगा, अगर राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा इसका, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन में है तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर फोर्स आएगा तो आपको ये चीजें बताई जाएंगी, चार चीजें, कि मतलब पहला उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा उसका डायरेक्शन, तीसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कि किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। चौथा चीज क्या, नेचर और सेंस ऑफ द फोर्स, ठीक है, फोर्स किस तरह का है, ठीक है, पुश के फॉर्म में है या फिर पुल के फॉर्म में है, ठीक। उस जैसा अगर पुश होगा या पुल होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस उस तरह आएंगे। पुश और पुल के लिए जैसे मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट है ये और उसके पीछे बॉडी फोर्स लगाएगी, ठीक है, फोर्स जो जिसके एक्सटर्नल एजेंसी जो भी फोर्स लगा रही है उसके पीछे होगी तो उस केस में पुश कहते हैं, ठीक है। बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी तो पुल कहते हैं। तो उसकी वजह से इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमें चार चीजें बतानी होती हैं। अगर फोर्स कहीं दिया हुआ है तो हम ये चार चीजें बताएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका डायरेक्शन कौन सा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, और नेचर ऑफ फोर्स कौन सा है, ठीक है। अभी नेचर ऑफ फोर्सेस आपको आगे पता चलेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, किस टाइप के होते हैं। तो अभी के लिए देखो, जैसे अगर ये बॉडी थी, ठीक है, हमने पहला बताया इस पे मैग्नीट्यूड, पहली चीज कि कितने मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। देखो स्पेसिफाई किया 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। उसके बाद हमने डायरेक्शन दिखाई, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा चीज क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये बॉडी पे कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। चौथी चीज कि किस डायरेक्शन, मतलब पुश है पुल के फॉर्म में है, देखो पुल के फॉर्म में है, बॉडी ये रही, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो पुल के फॉर्म में हुआ, ठीक। तो हमने चारों चीजें इसमें स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब कहीं भी फोर्स दिया जाएगा तो आपको ये चार चीजें बताई जाएंगी। अब आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, ठीक। मतलब न्यूटन ये उसने कहा कि मतलब जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम का चेंज होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल लगाया गया है, ठीक है। मोमेंटम क्या हुआ आपका, मतलब जो क्वांटिटी, मोमेंटम आपका क्वांटिटी मेजर करने के काम आता है कि कितना मोशन में चेंज आ रहा है। बॉडी अगर मोशन में है तो उसके मोशन में किस तरह से चेंज आ रहा है, तो उसको हम मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे मास को बताया था क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसी तरह यहाँ पे होता है अगर मोशन की क्वांटिटी मेजर करने के लिए मोमेंटम, ठीक है। जैसे वहां मास था
क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो अगर उसी तरह यहाँ पे होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब कितना किस मोशन में बॉडी मूव कर रहा है उसे मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ऑफ अ बॉडी, वो प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स पता मतलब कितना एक डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मतलब कि अब डी बाई डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो टाइम के साथ चेंज जो होगा मोमेंटम का उसे हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट है, मास बाहर आ गया, मास तो चेंज होगा नहीं अगर बॉडी मोशन में, तो मास बाहर हो गया। फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर डी वी बाई डी टी, मतलब अब चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या, जो फाइनल वेलोसिटी हुई बॉडी की फोर्स लगने की वजह से, अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से, ठीक, और उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी अपने आप मूव कर रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। अब देखो, इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अज्यूम करो कि मतलब मैंने अनबैलेंस फोर्स बोला था, ठीक है, अगर बॉडी मान लो रेस्ट पे थी, तो अब इस केस में इस पे फोर्स तो लग नहीं रहा है क्योंकि रेस्ट पे है, तो इस केस में फोर्स जीरो हो गया। मास कांस्टेंट, अभी भी मास है इसका कुछ डब्ल्यू एम के जी की, सपोज ये बॉडी है, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक। फोर्स अभी भी जीरो है, तो मास को हम हटा सकते हैं, या तो ये पैरामीटर जीरो होगा या ये वाला पैरामीटर जीरो होगा, ठीक है। फोर्स जीरो, मास तो जीरो है नहीं, ठीक है। जीरो का इसका मतलब ये होता है सम अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो आप इसी वाली लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना सब लोग। फोर्स जीरो है तो इसका मतलब होगा या तो मास जीरो होगा या फिर इसके क्रॉस प्रोडक्ट वाला टर्म जीरो होगा। अगर बॉडी है तो इसका मास तो समथिंग कुछ होगा ही होगा, तो ये जीरो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्या, फाइनल या ये वाला टर्म जो है ये इसको हम ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये जीरो के बराबर था तो टाइम इधर जाएगा जीरो, वो भी जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका यही मतलब हुआ, मतलब हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि a body remains in the state of rest or motion or in a straight line unless compelled by change in the state of applied force। हमारा जो दूसरा लॉ है वो फर्स्ट लॉ से प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ। फर्स्ट लॉ भी यही कहता है ना कि अगर जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, until अनलेस उस पर एक्सटर्नल कोई अप्लाइड फोर्स ना लगा दिया जाए, ठीक है। समझ में आया ये चीज? सबको क्लियर हुआ? हमने सेकेंड लॉ को प्रूव कर दिया फर्स्ट लॉ की हेल्प से। हाँ चंदन बताओ, मैसेज में लिखो आप जो भी डाउट है आपका। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही है? स्क्रीन में शेयर हो रही है। अब आ गई स्क्रीन? ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, द क्वांटिटी टू to quantify the magnitude of a force it is necessary to select appropriate unit, ठीक। किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए उसके यूनिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सपोज करो कि 50 kg है, ठीक है। आपको सामान जाना लाना था कुछ भी 50 kg, आप दुकान पे गए, आपने कह दिया 50 ग्राम दे दो,
अंतर पता चला कितना बड़ा अंतर हो जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए कोई भी यूनिट को, कोई भी चीज है उसकी यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अगर कोई चीज 50 केजी लानी थी और आप 50 ग्राम्स बोल दो तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। उससे निशान नहीं कनेक्ट हो पा रहा, उससे को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करे, रिकनेक्ट करे। देखो मैंने कहा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स ये पढ़ा, यहाँ तक कंफ्यूजन क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? तो अब देखो फोर्स की यूनिट क्या, हम एमकेएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को न्यूटन के फॉर्म में। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर आप लिखो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक, अगर कहीं पे जैसे लिखा हुआ 50 केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हमने कह दिया ये न्यूटन है। ठीक, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म बस चेंज है। ठीक, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। ठीक, 1000 ग्राम हुआ। मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए लिखा 100 सेंटी, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 ग्राम्स डॉट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन, उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखते हैं डायन। ये सीजीएस यूनिट से आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिखा हुआ है, तो फोर्स यहाँ पे हम फोर्स को डायन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक, यहाँ तक डाउट रवि? रवि यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या कहा, अगर 10 डायन दिया हुआ है तो ये कितने न्यूटन के बराबर होगा? अगर 10 डायन दिया हुआ है तो ये कितने, हाउ मच न्यूटन के बराबर होगा? ठीक है, ये लिख सकते हो आप 10 की पावर 5। अब अगर इक्वल टू का साइन है, 10 की पावर 5 डायन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, लिख सकते हो। अब हमने क्या पूछा, तो 1 डायन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या था, 10 डायन, तो 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो वही हो गया, यहाँ पे 10 डाइन आ गया, हमारा क्वेश्चन 10 डाइन था। 10 डाइन इक्वल्स टू 10 इंटू 1/10 न्यूटन, तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो यार, 1 इंटू 10 की पावर -5 कर सकते हैं इसे, 1 इंटू 10 की पावर-4। ठीक, न्यूटन। क्लियर रवि? अभी भी डाउट इसमें? कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है? ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक, पहले हमने एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ी, दूसरी ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में फोर्स को हम पाउंड फोर्स कहते हैं। फोर्स मैंने जैसे बताया था, F इज इक्वल्स टू मास
इनटू एक्सेलरेशन। मैंने पहले बताया था ना कि मतलब फोर्स क्या हो, वेट क्या होता है कि कितना मास पे फोर्स क्वांटिटी अट्रैक्ट कर रही है, किस फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वेट को बताया था ना, जब वेट बता रहा था वेट इज इक्वल टू mg, तो मतलब कितना, किस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो क्वांटिटी ऑफ मास है वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, तो उसको भी हम इस ग्रेविटेशन यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ वही चीज यहाँ पे रखते हैं कि जो मास है हमारा कितने ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम इस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड फोर्स। पाउंड वेट, जैसे मतलब यही हुआ, इट इज डिफाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 1 lb एक्टिंग ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, वही चीज, द ग्रेविटेशन फोर्स और वेट। ठीक है, ग्राम्स फोर्स। ठीक, अब वो इसको जो एक्सेलरेशन होता है इसे अभी आप फोर्स कह सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो वही चीज लिखते हैं इसे वेट। वेट को क्या हो गया, मास, मतलब वेट को लिख दिया आपने उसकी यूनिट में, केजी हो गया या ग्राम हो गया, ग्राम। ठीक है, इनटू फोर्स, ये यूनिट करके लिख देते हैं हम। सीजीएस यूनिट में हो जाएगा फोर्स क्या, जिसमें भी है पाउंड फोर्स। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्राम। यहाँ पे वेट को किस में लिखते हैं, ग्राम फोर्स। उसी तरह एमके सिस्टम में क्या हो जाएगा, केजी फोर्स। ठीक है, हर यूनिट को हमने फोर्स के रिप्रेजेंट में लिख दिया। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स is the force which produces acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg। ठीक, उसी तरह जैसे वेट को हमने डिफाइन किया था, ये कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है 1 kg मास के ऊपर, तो उसी तरह यहाँ फोर्स को भी, फोर्स भी तो एक तरीके का वेट है ना, वेट भी एक तरीके का फोर्स है ना, सॉरी, जो वेट भी होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया कि कितना कितना एक्सेलरेशन से एक मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम इस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर यहाँ पे ये चीज, किसी इसको इसमें डाउट किसी को? ये 1 kg फोर्स का मतलब हुआ कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द 1 kg ऑफ मास। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है 1 kg फोर्स का।